हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चे लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दो लंबी परिनालिका हैं, उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। कम समय में कोशिश करूंगा समझाने के लिए बच्चों। इसके पहले जो भी मैंने लेक्चर कराया है वो प्लेलिस्ट में पा जाएंगे और क्रम से आपको लेक्चर मिल रहे हैं, इसलिए आप लोग पिछला लेक्चर भी देखें तभी मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये हमारे पास क्या है, दो परिनालिकाएं। देखिए डायग्राम यदि आपको समझ में आ जाएगा तो थ्योरम आसानी समझ में आएगा। S1 और S2 दो परिनालिकाएं हैं जिनकी लंबाई स्मॉल l है, मतलब दोनों की समान लंबाई है। यानी दो परिनालिका हमने ले लिया, कितना, S1 और S2, जिनकी लंबाई कितने स्मॉल l है और एक ही अक्ष पर है। दोनों एक ही अक्ष पर हैं। जब एक ही अक्ष पर हैं तो इन्हें हम कह सकते हैं समाक्षीय। क्या बोलते हैं, समाक्षीय। अब जैसे हम दोनों परिनालिका में एक साथ धारा प्रवाहित नहीं करेंगे। पहले बच्चों हम S1 में धारा प्रवाहित करेंगे और फिर हम बात करेंगे S2 में। तो जब हम प्रारंभ में बात करेंगे तो S1 में धारा प्रवाहित करेंगे तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए हमने इसके पहले ही बताया था कि जिस प्रकार से किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें भाई चुंबकीय क्षेत्र के कारण जैसे हम I1 में धारा प्रवाहित करेंगे तो इससे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र पर फिर बच्चों जो है हमारा है दूसरा जो कुंडली है, उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उसमें क्या है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप समझो। तो द्वितीय कुंडली में भी फिर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, ये भी समझो आप लोग। क्योंकि प्रेरित धारा कल हमने पढ़ाया था आपको, इसके पहले लेक्चर में क्या बताया था भाई साहब कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। जब हम एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और जिससे उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, ये चीज आपको बताया गया था। उम्मीद करता हूं आप लोग समझे होंगे, नहीं समझे तो आज समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने पहले डायग्राम को है ना कोशिश की समझाने के लिए कि माना S1 और S2 दो समान लंबाई यानी स्मॉल l लंबाई की दो लंबी परिनालिका हैं जो कि समाक्षीय हैं। ठीक है, S1 और S2 एक दूसरे से घिरे हैं, मतलब एक दूसरे से संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। यानी जो हमारा S1 और S2 के जो आपके पास ये फेरों की संख्या है ना, ये एक दूसरे से लिपटी हुई हैं। जैसे S1 परिनालिका में भी तांबे की तार के मान लीजिए फेरे बनाए गए हैं, तो इसमें n फेरे हैं। तो S2 में पेरे बच्चों n फेरे हो सकते हैं, लेकिन लंबाई दोनों का समान है। तो यदि हम बात करेंगे S1 में तो इसके फेरों की संख्या आप मान सकते हो क्या, N1, और आप S2 में फेरों की संख्या N2 मान सकते हो। थोड़ा सब कुछ बेसिक समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल n और कैपिटल N दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी चीज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इतना आप लिख सकते हो बच्चों, जो मैं यहाँ पर माना समझा रहा हूँ कि माना S1 और S2 समान लंबाई L की दो लंबी परिनालिकाएं जो कि समाक्षीय हैं, मतलब एक ही अक्ष पर हैं। परिनालिका S1 और S2 पूर्णतः घिरी हैं, एक दूसरे से संबद्ध है, मतलब इनकी जो फेरों की संख्या एक दूसरे पर लिपटी हुई है। इस प्रकार S2 S1 से घिरी है ना, मतलब S1 S2 से घिरी है और S2 S1 दोनों एक दूसरे से घिरे हैं। उनमें फेरों की संख्या क्रमशः N1 और N2 है। कैपिटल N का मतलब कुल फेरे और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n1 और n2 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो समझना बच्चों थोड़ा सा, यहां पर बोला गया कि एकांक लंबाई में, जैसे हमारे पास ये लंबी है ना परिनालिका हो गई, तो उसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमारे पास स्मॉल n1 है और टोटल जो फेरे हैं मान लीजिए कैपिटल N1। बात समझने की कोशिश करो, लंबाई L। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि बच्चा लोग एकांक लंबाई में यदि फेरों की संख्या निकालना चाहो तो आप कह सकते हो कि सर टोटल जो फेरों की संख्या उसमें L का भाग दे देंगे, क्योंकि कितनी लंबी है ये चीज भी पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना भाई साहब, ये स्मॉल n1 का मतलब है इकाई भाग में एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, तो कुल फेरों में से जितनी लंबाई है कुंडली की, मतलब ये परिनालिका की, उसमें उसकी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। समझ रहे हो, एकांक लंबाई में हम यदि फेरों की संख्या निकालना चाहें तो जैसे हमारे पास L लंबाई है, इसमें कुल कितने फेरे N1 है, तो L का भाग देंगे तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार मान के चलता हूं एक ऐसी कुंडली है ना, एक ऐसी कुंडली है जिसमें कुल फेरों की संख्या N2 है और एकांक लंबाई में N2 होगा, लंबाई तो स्मॉल l ही है। तो जब हम द्वितीय मतलब दूसरे हम बात करेंगे दूसरे परिनालिका में कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो कुल फेरों की संख्या कितनी है और जितना भी लंबाई उसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकल कर आ जाती है। प्रति एकांक में कुल कितने फेरे हैं और लंबाई कितना है, तो लंबाई का हम भाग कर देंगे, सिंपल है। समझ में आ गया बच्चों। चलो अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कुछ चीजें आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे मैं जब हम
प्राथमिक कुंडली में धारा बहाएंगे तो जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा द्वितीय कुंडली में होगा। समझना थोड़ा सा, सब समझ में आ जाएगा बच्चों कि जैसे ही मैं S1 में धारा बहाऊंगा, S1 में कौन सा धारा बहाऊंगा, I1 धारा बहाऊंगा, S2 में कौन सा धारा बहाऊंगा, I2 धारा बहाऊंगा। मतलब ये जी जो आपका S1 है इसमें I1 धारा बहेगा और द्वितीय कुंडली इसमें I2 धारा बहाएंगे। सिंपल है। तो यदि मैं कह दूं बच्चों कि जब किसी कुंडली में, जैसे मेरे पास एक कुंडली है, ये क्या है, कुंडली है, इसमें यदि धारा बहाएं, क्या धारा बहाएं बच्चों, तो इसके किसी भी बिंदु पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि बात की जाए तो B बराबर होता है मुनि μ0 Ni। ठीक है, μ0 किसी बिंदु पर, एकांक भाग पर, देखो भाई स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई पर, तो किसी भी बिंदु पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो μ0 Ni होता है। अब इसी में यदि हम यहां पर कैपिटल N/L कर दें तो कैपिटल N/L क्या बताता है कि भाई साहब n का मान बताता है। अभी आपको बताया कि जब एकांक लंबाई पे फेरों की संख्या जो होती है वो कुल फेरों की संख्या बटे l के बराबर होती है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो जब बच्चों, जब हम क्या कर रहे हैं प्राथमिक कुंडली में, जैसे हमारे पास एक कुंडली है, सॉरी बार बार कुंडली बोलता हूँ, परिनालिका है, यदि प्राथमिक परिनालिका यानी पहले वाली जो परिनालिका S1 है, S1 में I1 धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र कितना जनरेट हो जाएगा, तो आप लोग निकाल सकते हो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र। मैं यहां पर बता दे रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र B1 की बात कर रहा हूं, यानी जो मेरा ये देख सकते हैं पहली परिनालिका दिख रही है I1 धारा प्रवाहित करने से, तो कितना होता है मुनि μ0 N1 I1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मैंने आपसे कहा कि बच्चे लोग एक कैपिटल N1/L होता है। सही है कि नहीं? हाँ सर, ये हमारा आ गया। ठीक, थोड़ा थोड़ा चीज समझो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक चीज और समझना बच्चों कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा बहाएंगे तो ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र आ चुका है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बंधता यानी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा तो उसे निकालेंगे। यानी प्राथमिक में धारा बहाया हमने, प्राथमिक में एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो वो डिपेंड करेगा कितना यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, यानी कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और उस परिनालिका का क्षेत्रफल कितना है, इन दोनों पर डिपेंड करेगा। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। क्या मैंने कहा बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब ये जो φ2 का मान है, यानी द्वितीय कुंडली में जो भी हमारे पास निकल कर आ रहा है चुंबकीय फ्लक्स, वो किस किस पर डिपेंड करेगा, उस पर चुंबकीय क्षेत्र, प्राथमिक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र है और वो द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल कितना है। बड़ा ही कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बनेगा नहीं, मतलब डाउट ही रह जाएगा आपको, है ना। थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, बाकी सिंपल है यार। मैं ये कह रहा हूं कि I1 धारा प्रवाहित करने से इसमें चुंबकीय क्षेत्र B1 है, यानी प्राथमिक कुंडली पर। अब इस B1 के कारण ही द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये डिपेंड करेगा φ2 बराबर B1A, यानी 1 यहां पर सर 2 लिख रहे हो और 1 भी लिख रहे हो, बड़ा समस्या है। यही तो डाउट है सबको कि 2 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन का है। अरे भाई 2 का मतलब द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और ये होता किसके कारण है भाई? 2 में तो कोई धारा नहीं बह रही, 2 में तो कोई धारा नहीं बह रही, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र तो है नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन जनरेट कर रहा है? 1 कर रहा है। इसलिए इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र है, और जहां पर यह चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हो रहा है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, उसका क्षेत्रफल कितना, ये चीज पता होना चाहिए। समझ रहे हो? तो भैया B1 का मान हमने कहा भाई सब ये है, मतलब कितना है μ0 N1 I1 है, और A है तो A/L, तो L कर दिया, ये φ2 आ गया। अब इसके बाद आपको मैंने समझाया था कि बच्चों यहां पर चुंबकीय, मतलब जैसे अन्योन प्रेरण है ना, चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्योन प्रेरण गुणांक की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम कह रहे हैं पहले के कारण दूसरे पर। सही बात है ना, पहले के कारण दूसरे पर, ये चीज आप समझो। 2n का मतलब पहले के कारण दूसरे पर। तो ये बच्चों द्वितीय कुंडली में कितने फेरे हैं और उस पर कितना चुंबकीय फ्लक्स है, और किस धारा के कारण? पहले धारा के कारण, ये डिपेंड करता है। ये कहां से आ गया सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल चिंता ना करो, सब्र करो, मैं आपको समझा रहा हूं। समझाया ये गया कि जब किसी कुंडली में धारा बहाते हैं तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है।
तो चुंबकीय फ्लक्स में यदि φ2 परिवर्तन होता है जिसमें फेरों की संख्या n2 है, ये प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की जो दर है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है बच्चों, ठीक है। n2 φ2 इक्वल m कर देंगे, I1 कर देंगे, तो m बराबर निकल कर आ जाएगा n2 φ2 बटा कितना हो जाएगा बच्चों, I1 इधर चला जाएगा। अब ये पहले के कारण दूसरे पर है तो m21 कर दिया, हम ये चीज किया हमने। यहां पर देख लो जरा, यहां पे वही चीज तो हमने कर दिया। अब देखो जरा, अब वैल्यू पुट करो m21, देखो n2 है तो n2 रहने दो बटा I1 है तो I1 रहने दो, लेकिन φ2 का जो मान है वो μ0 n1 I1 a बटा l। तो बच्चों कितना आ जाएगा, μ0 n1 हाई है, n2 है और यहां पर I1 धारा है, तो I1 से I1 यदि काट दिया जाए तो I खत्म, I1 खत्म, तो बटा L ये आ गया, ठीक है। ये चीज सब समझ में आ ही गया होगा कंप्लीट रूप से। चलो यहाँ पर पूरा कंप्लीट मैं लिख भी देता हूँ कि भाई साहब मैंने कहा जो आपका चुंबकीय क्षेत्र, जैसे हमने प्राथमिक कुंडली में धारा बहाया तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया, μ0 n1 I1 निकला बच्चों। अब n1 का मान हमने रख दिया n1 बटा l। फिर बच्चों हमने कहा प्राथमिक कण द्वितीय कुंडली में कितना फ्लक्स होगा, तो प्राथमिक में कितना तीव्रता है और द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल है, क्योंकि तीव्रता तो पहला कुंडली लगा रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र तो पहले कुंडली के कारण हो रहा है, मतलब पहले परिनालिका कारण। बार बार कुंडली बोल देता हूं क्योंकि कुंडली पढ़ाते आ रहा भाई, परिनालिका है कोई दिक्कत नहीं, परिनालिका बना है तो परिनालिका लेकर चलना। तो पहले परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसलिए B1 कर दिया हमने ए। अब यार इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो हद ही हो जाएगा, B1 का मान रख दिया हमने, ठीक है। फिर आपको बता ही दिया गया कि जो अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व तो M21 का मतलब दूसरे के कारण, यानी पहले के कारण दूसरे पर, ये 2-1 का मतलब पहले के कारण दूसरे पर, n2 φ2 बटे I1 वैल्यू पुट कर दिया हमने, इतना प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये चीज यहां तक कंप्लीट हो गया। अब बच्चों सेम जैसा भी यहां पर आपने समझा ऐसे ही सेम हम बात कर लेंगे किसके लिए, जब हम द्वितीय कुंडली में धारा बहाएंगे। किस कुंडली में, द्वितीय कुंडली में धारा बहाएंगे तो फिर प्राथमिक कुंडली में प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। अपन क्या करते हैं अब, S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन प्रेरकत्व। चलो तो ये लो कंप्लीट यहां पर पूरा लिखा हुआ है। अब देखो कहां पे धारा बहाएंगे बच्चों, धारा बहाएंगे हम दूसरे पर। द्वितीय कुंडली में जब धारा बहाएंगे तो किसमें अन्योन प्रेरकत्व निकलेगा, पहले पर। थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यदि हम परिनालिका S2 में I2 धारा प्रवाहित करें तो हमने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चूंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मुनि के बराबर होता है, μ0 ni, सही बात है। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों द्वितीयक में बात करें, द्वितीयक में धारा बहा रहे हैं तो द्वितीयक आपका परिनालिका है, यानी दूसरे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना मिलेगा, V2 मिलेगा। μ0 है तो μ0 और n है तो n2, I है तो I2 धारा बहाएंगे। लेकिन बच्चों हमने n2 का वैल्यू आपको समझाया था कि यदि हमको एकांक लंबाई में n2 का मान निकालना है तो कैपिटल N2 बटे L कर दोगे, सिंपल है, इंटू I2 कर दिया आपने। ये चीज क्लियर है। अब जब हम दूसरे कुंडली में यानी दूसरे परिनालिका में, यार हंसी भी आ रही, बार बार कुंडली, दूसरे परिनालिका में धारा बहा रहे हैं, दूसरे परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ है तो उसके कारण प्राथमिक में कितना फ्लक्स होगा, तो प्राथमिक में कितना, प्राथमिक में यानी 1, प्राथमिक मतलब 1, कहने का मतलब दूसरे पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण उत्पन्न हो रहा है, और पहले का क्षेत्रफल, और दोनों का क्षेत्रफल समान है इसलिए परेशान मत होना। यानी बच्चों μ0 n2 I2 a बटा कितना हो जाएगा आपका, यहां पे I है, यहां पे L है ना, तो L कर दो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहां तक समझ में आया। अब हम बच्चों ये निकालेंगे दूसरे के कारण पहले पर, दूसरे के कारण पहले पर, तो कितना डिपेंड करता है उसमें, फेरे कितने हैं, चुंबकीय फ्लक्स कितना है और किस धारा के कारण। देखो कितनी बड़ी विडंबना है, पहले में और धारा किसके कारण, दूसरे धारा के कारण। ये कहां से आ गया भाई, फिर से समझाऊं, नहीं समझाना पड़ेगा सर, आपने समझाया था कि जो हमारा धारा है ना, जितना प्रवाहित होगा चुंबकीय फ्लक्स उतना ही परिवर्तन होगा, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स की जो दर है वो धारा के समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटाते हैं तो यम एक अन्योन प्रेरण गुणांक लग जाता है।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो दूसरे के कारण पहले पर, तो पहले पर हम चुंबकीय फ्लक्स इसलिए 1 1 लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर यदि वैल्यू पुट किया जाए तो कितना हो जाएगा, N1 रहने दो बटा I2 रहने दो, है ना। और बच्चों φ1 का मान कितना है, म्यू 0 N2 I2 A बटा L। I2 से I2 काट दो तो कितना निकल कर आ जाएगा, M12 म्यू 0, यहां पर N1 है तो N1, यहां पे N2 है तो N2 बच्चों, और क्या क्या है ना, N1 N2 और A बटा L। ये भी हमारे पास निकल कर आया, यानी दोनों चीज निकल कर आ गया। हमारे पास निकला पहले M21 है ना, यानी पहले के कारण दूसरे पर अन्योन्य प्रेरण, और फिर हमने निकाल लिया M12। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, परिनालिका में यदि S2 में I2 धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, मुनि मैंने बताया है ना भाई, जिसमें धारा बहाएंगे पहले उसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, उसी के कारण द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब यहां पर हमने कहा कि दूसरी परिनालिका में धारा बहा दिया हमने, तो दूसरी परिनालिका पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है, म्यू 0 Ni है, N2 का मैंने मान रख दिया है ना। और दूसरे के कारण पहले पर फ्लक्स कितना हो रहा है, तो दूसरे के कारण पहले पर फ्लक्स, दूसरे में कितनी तीव्रता है ना, तीव्रता के फलस्वरूप तो ही पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र कितना जनरेट हुआ। वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जितना जनरेट होगा, समझ रहे, उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगी। तो इसलिए B2A कर दिया हमने, B2 का वैल्यू पर यहाँ पे रख दो भाई साहब, है ना। इसके बाद हमने बताया दिया था 1 2 का मतलब दूसरे के कारण पहले पर, N1 φ1 बटे I2 यानी I2 धारा के कारण, और N1 मतलब फेरे की संख्या। यहाँ पे फिर φ1 का वैल्यू पुट कर दो, φ1 का वैल्यू पुट करोगे तो M12 आ जाएगा। समीकरण 2 3 से यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है और जो आपको ये वैल्यू दिख रहा है दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों से आपने क्या निष्कर्ष निकाला बच्चों, इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकाला कि दो लंबी परिनालिका हैं, इनके मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वही रहता है, ठीक है। चाहे विद्युत धारा किसी भी परिनालिका में प्रवाहित किया जाए, चाहे विद्युत धारा किसी भी परिनालिका में प्रवाहित कर दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। कहने का मतलब हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों के लिए समान है। इस प्रकार आगे लिख सकते हैं आप लोग, यहां तक तो कर ही लेंगे। तो ये इस प्रकार आप लिख सकते हैं, इस प्रकार दो हमारे पास क्या है, लंबी परिनालिका है, इस प्रकार आप ऐसा लिख दो। यहां पर बच्चों तो लंबी परिनालिकाओं, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर कितना हो जाएगा, म्यू 0 N1 N2 A बटा L। ये हमारा आंसर आ चुका है, सिंपल है, कुछ नहीं, इतना कर लिए ना तो बहुत है, इतना आप कर लेना बच्चों। इसके आगे भी है कि भाई साहब यदि इसके बीच में कुछ ना कुछ लौह पदार्थ का क्रोड रखा हो, उसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर है तो उसका मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इतना आप कर लिए काफ़ी है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोशिश करता हूं कि डीप में आपको समझाऊं, पहले आप पूरा बेसिक समझ लो, इसके बाद आप उसका तो बिल्कुल थ्योरम लगा सकते हो। इसके पहले भी मैंने लेक्चर अपलोड किया था इसके लिए, लेकिन आप लोग 2023 के लिए तैयार कर रहे हैं तो भाई साहब नया लेक्चर चाहिए सभी बच्चों को कि नहीं सर हम इसी साल का तैयारी करेंगे। हम बच्चों कहते भी हैं कि यार पुराने लेक्चर भी आप देख सकते हैं, तो बोले नहीं नहीं हमें अभी चाहिए। तो चलो तैयारी कर लो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।